महाराष्ट्र सरकार के फैसले से वन जमीनों पर रहने वाले 5 लाख नागरिकों को मिली राहत। नांदेड़ में प्रेमी युगल की हत्या, पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध माहौरगढ़ पर प्रेमी जोड़े की हत्या से सनसनी। मोदी पर फियादीन हमले की योजना, एनआईए ने पटना गांधी मैदान में हुए धमाकों की चार्जशीट में किया अहम खुलासा। सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़, डीजी वंजारा को राहत, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लाख के मुचलके पर दी जमानत। और 9 राज्यों में 3 लोकसभा और 33 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, शनिवार को होगा मतदान। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ। जमीन के जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आई बाढ़ से जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। सेना और प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों को अभी भी निकालने की कोशिश में लगा है। पेश है हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में सेना के 30,000 जवान बचाव अभियान में शामिल। वायुसेना के 79 छोटे बड़े विमान राहत बचाव कार्य में शामिल। अब तक 70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। श्रीनगर के प्रभावित इलाकों में जल स्तर 4 फुट तक गिरा। पानी में जानवरों के शव तैरते नजर आने लगे। अब बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा। पिछले 60 सालों में पहली बार आई भीषण बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में अब हफ्ते भर बाद जल स्तर कम होने लगा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है, मगर बाढ़ से तबाही का मंजर अब भयानक होता जा रहा है। सेना के 30,000 जवान व्यापक बचाव अभियान में शामिल है, जिससे अब तक 70,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बावजूद अभी भी 4 लाख के करीब लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। श्रीनगर के प्रभावित इलाकों में जल स्तर 3 से 4 फुट तक गिर गया, जिससे अब शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। मगर जल स्तर कम होने के साथ ही बीमारियों का खतरा अब बढ़ने लगा है। पानी में जानवरों के शव भी तैरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ सेना के जवान अपनी जान पर खेलकर भीषण बाढ़ में फंसे लोगों की जान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं 1000 से ज्यादा फौजी और उनके परिवार श्रीनगर के अलग अलग सैन्य कैंपों में बगैर खाना पानी के फंसे पड़े हैं। यहाँ बिजली और संचार सुविधाएं पूरी तरह से ठप है। किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मध्य और दक्षिण कश्मीर में सेना के करीब 20 बड़े और छोटे कैंप हैं, जो पानी में अब डूब चुके हैं। बचाव अभियान में तेजी लाते हुए सेना ने 8वें दिन भी जवानों और विमानों की संख्या बढ़ा दी है। इस समय वायुसेना के 79 छोटे बड़े विमान राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। प्रभावित लोगों को ठहराने के लिए सेना ने 18 अलग अलग कैंप स्थापित किए हैं। सेना दिन रात लगातार अभियान चलाकर बाढ़ग्रस्त इलाकों में फंसे लोगों की जान बचाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारी और महामारी का खतरा मंडरा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। चीन के राष्ट्रपति 3 दिन के दौरे पर भारत आने वाले हैं। चीनी राष्ट्रपति का ये दौरा पीएम नरेंद्र मोदी के गृह मंत्री गृह राज्य गुजरात के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि चीनी राष्ट्रपति 17 सितंबर को गुजरात के लिए एक दिवसीय दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान जिनपिंग गुजरात सरकार से कई बड़े प्रस्ताव पर समझौता करने वाले हैं। चीन भारत में निवेश करने को आतुर बताया जा रहा है। इसके पीछे मोदी और जापान की बढ़ती दोस्ती के साथ चीन के माल की खपत को बताया जा रहा है। चीन भारत को अपने लिए सबसे बड़े बाजार के रूप में देख रहा है। ये अहम बात इस दौरे में सामने आ सकती है। चाइना के प्रेसिडेंट आने वाले हैं। चाइना के जो प्रेसिडेंट आने वाले हैं वो 2:30 बजे आएंगे 17 तारीख को, और इसके बाद जो एमओयू वगैरह साइन करना है वो साइन करेंगे, और एक डिनर होगा पीएम की ओर से, और बाद में शाम को 6 बजे 7 बजे दिल्ली जाएंगे। नांदेड़ के माहौरगढ़ पर्यटन स्थल पर एक प्रेमी युगल की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों एमपी हिरानी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे। गुरुवार को घूमने आए माहौर आए थे। उसी दौरान अज्ञात लोगों ने दोनों की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतक छात्रों का नाम शाहरुख फिरोज खान और नीलोफर मिर्जा बेग था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई और ये पता लगाने की कोशिश करे कि क्यों इन दोनों की हत्या कर दी, वजह क्या थी। नांदेड़ के माहौरगढ़ पर्यटन स्थल की घटना है जिसमें एक प्रेमी युगल की गला रेतकर हत्या कर दी गई। और आए थे शायद, और माहौर आने के बाद में फिर हमारे भाई ने उसको 6 बजे देखा। 6 बजे लेकर आ जाता उसका भाई, नहीं तो हमारा भाई बहन को, तो वो 6 बजे नहीं आई करके फिर हमने फरियाद दिए पूसद पुलिस स्टेशन में। फिर उन्होंने बोले भाई अभी देखो, अभी एफआईआर बाद में फाड़ेंगे, तुम चौकसी करो। स्पॉट पे देखने पर यहाँ हम आए माहौर में, तो एक पुजारी मिला। उसने बोला भाई ये लड़की लड़का ऊपर गए और उसके पीछे 3 लोग थे 45 से 50 उम्र एज के, और वो उनके मुंह को पट्टा बंधे हुए थे और वो क्रोधी दिख रहे थे, जैसा क्रोध था उनके जिसमें। दिल्ली में माहौर के जो किला है वहाँ पे हाथी खाना दरवाजा है, वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की के बॉडी हमको मिली है। बॉडी पे थोड़े वुंड्स है। अभी हमने वो दोनों डेड बॉडी पीएम के लिए दवाखाने में लाए हैं। पीएम होने के बाद आगे की कार्रवाई कर दी जाएगी। अभी पीएम होने के बाद सब पता चल जाएगी, मेडिकल होने के बाद हमको जो पीएम में आएगा उसके हिसाब से हम सब क्लियर दाखिल कर देंगे गुनाह वगैरह। ग्रामीण रुग्णालय माहौर में पुलिस स्टेशन द्वारा 2 मयत लाए वाले थे। एक शाहरुख खान फिरोज खान उम्र 22 साल उम्र के, और दूसरा था नीलोफर मारिया खालिद बेगम उम्र 19 साल, रहने वाले पुसद है। इन मयत बोल के लाए थे। पुलिस स्टेशन माहौर द्वारा हमने पंचनामा लिए और पोस्टमार्टम करे। उसमें नीलोफर मारिया खालिद बेग के ऊपर उनको हेड इंजरी थी, और दूसरा शाहरुख खान फिरोज खान के ऊपर उनके हेड इंजरी थी और नेक पे मार था। दोनों के ऊपर गंभीर जख्म थे और उसमें उनकी मौत। नासिक में भारी बारिश के कारण रामघाट जो स्थल है वो पूरी तरह से पानी में डूब गया। नासिक जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नासिक से बह रही गोदावरी नदी में पानी का स्तर काफी बढ़ा है। सुरक्षा के लिए गंगापुर बांध से लगातार पानी छोड़ने से नदी में बाढ़ आने से रामघाट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। इससे यहाँ होने वाली पूजा विधि पर भी काफी असर पड़ा। यह धार्मिक विधि करने के लिए आने वाले देश भर के श्रद्धालु को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। भारी बारिश के चलते नासिक में रामघाट पूरी तरह से पानी में डूब चुका है। एक समय था जब परिवार के सदस्य खो जाने के बाद उनको ढूंढना काफी मुश्किल था, लेकिन अब सोशल नेटवर्किंग साइट और ऐप्स के जरिए ये काम आसान हो गया है। कई बार ऐसा होता भी है कि मिलने की गुंजाइश न के बराबर होती है, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट्स और नए मैसेज ऐप्स के जरिए लोगों को अब राहत मिलती नजर आ रही है। माया नगरी मुंबई में एक ऐसा ही वाकया सामने आया जहां 2 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते दूर निकल गई
और अपने पिता से अलग हो गई। बच्ची सड़क पर खड़ी होकर रोने लगी और वही मुंबई पुलिस ने एक बहादुर जवान को ये बच्ची मिली और पुलिस ने बच्ची को इसके मां बाप तक पहुंचाया और वो भी व्हाट्सएप के जरिए। ढूंढे पूरा पूरा घर घर घूमे, बारिश होने लगी, फिर हम लोग को पूरा घर घर पूरा चाली पूरा जो पूरा गली गली घूमे। उसके बाद इतला हुआ कि नहीं मिली, तो फिर हमको फिर गए पुलिस चौकी, मालूम पड़ा कि कादेवली पुलिस चौकी पे मिल गई है। फिर भाग के कहा कादेवली चौकी पे, फिर पुलिस वाले ने दिया हमें फिर सब करके। साहिबा नाम की लड़की लालचीपाड़ा एरिया में गुमशुदा हमको मिल गई थी। वो लड़की के बारे में हमने उसको बहुत सारी पूछताछ करने के बावजूद भी वो लड़की अपने घर का पता या नाम बता नहीं सकी थी। फिर हमारे पास एक व्हाट्सएप का ग्रुप था, पुलिस मीडिया के साथ में जो व्हाट्सएप का ग्रुप था, वो ग्रुप में हमने उसका फोटो लोड कर दिया और उन सब ग्रुप को तुरंत उसका मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। जैसे ग्रुप में मैसेज पास हो गया, वैसा ही पुलिस और मीडिया के जो दोस्त लोग या पब्लिक के जो जानकार हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, वो लोगों में से वो फोटो उसके बाप को दिखा दिया और वो बाप तुरंत ढूंढते ढूंढते राजकोट जिला पुलिस ने एक हथियार के आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल हथियार चोरी को अंजाम देने वाले शख्स ने हथियार मालिक को ही टारगेट करते हुए उनसे हथियार के बदले 1 करोड़ रुपए की मांग की, लेकिन हथियार मालिक ने इतनी बड़ी रकम देने से साफ इनकार कर दिया और बात घूमते हुए 5 लाख तक पहुंच गई। आरोपी ने दूसरी बार सुबह हथियार मालिक को फोन किया और 5 लाख के बदले हथियार वापस देने की बात कही और हथियार लेकर एक जगह आने को कहा। इसके लिए आरोपी ने राजकोट के कालावाड़ रोड पर 2-3 जगह भी उसको बताई, लेकिन आखिर में आरोपी ने यूनिवर्सिटी रोड पर एक जगह बताई और वहीं पर 5 लाख रुपए का बैग रखने को कहा। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी वहां पहले से तैनात थी और आरोपी को उन्होंने धर दबोचा। पिछले 18 तारीख को मेटोडा जीआईडीसी एरिया में एक बंद मकान में चोरी हुआ था और वो चोरी में 2 वेपन गए हुए थे। वो दोनों वेपन की तलाश में राजकोट रूरल पुलिस लगी हुई थी। उस दौरान 8 तारीख को फरियादी के मोबाइल पे फ़ोन आता है कि आपके पास आपके जो वेपन चोरी में गए हैं वेपन मेरे पास वेपन है, अगर आप वापस चाहते हो तो मुझे 1 करोड़ रुपया दीजिए। ये बात फरियादी लोधिका पुलिस को बताता है और वहाँ से एलसीबी एसओजी तक बात आती है। सब पूरी टीम बना के हम एक्टिव होते हैं, उसके साथ नेगोशिएशन चलता है और लास्ट में 5 लाख में वेपन देने के लिए तैयार होता है। उसकी बुलाई जगह पे हम जाते हैं, उसमें लगभग 2-3 घंटा हमको घुमाता फिराता है और लास्ट में वो मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। वही स्टोरी रिपीट होती है। आज सुबह वापस उसका फोन आता है फरियादी पे, वापस वही बात करता है और आज भी वो बोलता है 5 लाख रुपया लेके आ जाओ। फरियादी एग्री होता है कि मैं 5 लाख रुपया लेके आ रहा हूँ, तू बता कहाँ आना है। आज वापस 2-3 जगह घुमाता है और फिर एक जगह पे दिखाता है कि यहाँ पे आप थैला छोड़ दो, मैं थैला कलेक्ट कर लेता हूँ और आपको हथियार 1 घंटे के बाद मिल जाएंगे। फरियादी के पास थैला था जिसमें कागज के टुकड़े भरे हुए थे, वो थैला वहाँ रख दिया गया जाता है, चारों ओर पुलिस को छिपा दिया जाता है। वो आदमी थैला लेने के लिए आता है, उसको दौड़ के पकड़ लेते हैं और उसको पकड़ने के बाद उसकी पूछताछ में बोलता है कि उसने मेटोडा में कहीं हथियार छुपाए हुए हैं, वहाँ से दोनों हथियार ओरिजिनल हथियार रिकवर होते हैं। आरोपी पहले तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए का डिमांड कर रहा था कि भाई मेरे को पैसा दो, मैं आपका काम करो दे दूँ, मैं आपको आपका हथियार दिलवा देता हूँ। मैंने सोचा भाई 1 करोड़ रुपये तो कैसे निकालेंगे, 1 करोड़ रुपये थोड़ा किसी के हाथ में भी रहता है। मैंने सोचा यार कुछ बीच वाला रास्ता निकला तो किसी को भी पूछ ले मैं क्या हूँ, क्या है, कैसा है, क्या तरीके से है। तो इस सबसे बाद में 5 लाख रुपए में बार्गेनिंग हुआ था और 5 लाख रुपए में ये सब सेटिंग हुआ था और मेरे साथ सब एसओजी एलसीबी सब पूरी पुलिस की पूरी टीम थी। तो वही सब से मैंने उसको जान कर दिया था कि भाई ऐसा ऐसा मेरे को फ़ोन आ रहा है, मेरे को क्या करने का। तो जैसे साहब ने बताया वही सब से मैंने पूरा सब टैकल किया। द्वारका में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां पर पार्सल के जरिए एक शख्स ने बम भेजा था। ये बम धर्मदेव पुरारी के यहां भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने पोस्ट कर्मचारियों को बताया कि ऐसा कोई पार्सल उन्होंने मंगवाया नहीं। बाद में पोस्ट कर्मचारियों ने शक होने पर इसे पुलिस को सौंप दिया। पुलिस छानबीन में पता चला कि यह पार्सल एक बम से लथपथ था और पुलिस ने तुरंत बम को डिफ्यूज करने के लिए स्क्वाड को बुलाया और बम को डिफ्यूज कर दिया।
बाद में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मूलतः राजकोट का रहने वाला है। इसका नाम भरत है। इस पार्सल को भेजने का उसका मकसद प्यार में मिली नाकामयाबी था। बकौल आरोपी धर्म मुरारी की बेटी से आरोपी की दोस्ती थी, लेकिन इनके परिवार वालों की नाराजगी के चलते ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया और इसलिए उसने ये कदम उठाया, बदला निकालने के लिए, गुस्सा निकालने के लिए। ये जो बुधारका पोस्ट ऑफिस से एक पार्सल बम जो मिला है, उसमें 9 तारीख को एक पार्सल द्वारका पुलिस स्टेशन में परत आया है। इस इंफॉर्मेशन के तौर पे लोकल पुलिस और वहां पहुंच गई। उसके बाद में उन्होंने सीनियर पुलिस अधिकारी एसपी देवभूमि द्वारका को बताया, तो एसपी देवभूमि द्वारका श्री पटेल और उनकी टीम एसओजी एलसीबी सबकी टीम वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने जाके देखा तो पहले उनको उसको एक बॉम्ब जो था उसको पार्सल था उसको उन्होंने सेव करवाया, सैंडबैग्स वगैरह लगा के। बाद में उन्होंने लगा तो उससे बीडीडीएस टीम और एफएसएल को बुलवाया। विपक्ष के द्वारा कई दिनों से राजकोट में सीसीटीवी लगाने की मांग की जा रही है। बढ़ते अपराधों के चलते पुलिस कमिश्नर ने भी कुछ ऐसा ही फरमान जारी किया है। इसके लिए महानगर पालिका ने प्रयास तेज भी कर दिए, लेकिन विपक्ष ने सीसीटीवी कॉन्ट्रैक्ट में धांधली का आरोप लगाया। तो वही मनपा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नितिन भारद्वाज ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। एक स्टैंडिंग की भी सभ्य हूँ। हमारे स्टैंडिंग के 2 सभ्य हैं, मैं और वसराम भाई दोनों हैं। जब ये सीसीटीवी कैमरे के जो थोड़े लगाने जो पूरे शहर में कुछ जगह जो लगाने के, इसके पहले भी एक टेंडर आ गया था। उस एक दरखास्त आई थी वो तो पास हो गई थी, लेकिन दूसरी जो दरखास्त आई वो एनवीआर जो सीसीटीवी कैमरा का पार्ट है उसके लिए आई थी। तब हमने अंदर डिटेल जानी कि ये क्या है, तो अंदर हमें थोड़ी गड़बड़ लगी, क्योंकि जो एनवीआर का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस में और ये जो हमें जो दिया था दरखास्त उसमें बहुत ज्यादा थी। पूरे कुछ जानने बिना सिर्फ अपने विपक्ष साबित करने के लिए पूरा ये मामला उठाया। पूरा टेंडरिंग करके आइडेंटिफाई करके म्युनिसिपल कमिश्नर हमको दरखास्त भेजता है और हम मानते हैं कि राजकोट की प्रजा का एक भी पैसा गलत जगह भी नहीं जाना चाहिए और उसका नुकसान हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो टेंडरिंग होके आया है हमारे पास दरखास्त, उसका हम पुनः फिर आइडेंटिफाई भी करेंगे। राजकोट में एक बार फिर लापरवाही का मामला सामने आया। दरअसल कुछ दिनों पहले गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने उनके हाथों एक सज्ज किचन का उद्घाटन किया था। साथ ही वहां एक चपाती मशीन भी लगाई गई थी। इस किचन की शुरुआत तो बड़े जोर शोर से हुई, लेकिन अब हालात ये है कि मशीन काफी दिनों से बंद पड़ी हुई है। इस मशीन की भी खूबी यह है कि इससे एक साथ कई चपातियां बनाई जा सकती है। जहां विपक्ष की नेता गायत्री वघेला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रही हैं, वहीं महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन नितिन भारद्वाज ने जल्द ही इस मशीन को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। थोड़े दिनों पहले ही ये इतनी अत्यंत आधुनिक जो बोलते हैं कि मध्याह्न भोजन के लिए जो हमने किचन बनाए, वहाँ ये जब वो तो मैं वहाँ तो इतना त्रुटि है कि वो हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि अभी अभी जितनी स्कूल में से हमें मैसेज मिला है तो वहाँ स्कूल में 2-3 महीने से चपाटी भी नहीं मिली है। तब हमने कमिश्नर साहब को भी पूछा और वहां से पूछा तो हमें इतना मालूम पड़ा कि जो चपाटी बनाने का जो मशीन है वो इतने लाखों रुपए का जो अत्यंत आधुनिक जो किचन बनाना है उसमें जो इतने हजार रुपए का जो मशीन है वो 2 महीने से मशीन है वो बंद है। वो जब हमने इंस्टॉल किया तब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन करीबन 1 महीने से हमको ध्यान पे आया है। तो जिसने ये इंस्टॉल किया था उसको कंपनी को बुला के हमने नया मशीन डालने का उसको ऑर्डर भी दे दिया है और तुरंत ही उसकी जिम्मेदारी रहती है। तो वो जिम्मेदारी के तहत उसने वो मशीन भी चेंज करने का हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया है और आने वाले दिनों में ये मशीन चेंज करके फिर जो चपाटी का विषय है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाए, ऐसी व्यवस्था भी हमने।
सिंपल ब्यूटी से लेकर स्टाइल डीवा तक का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं ये मोहतरमा। अपनी अपकमिंग मूवी खूबसूरत को लेकर काफी सुर्खियां बटोर रही हैं सोनम। अब सुनने में ये आया है कि सोनम अब कैनवस पर रंगों की जादूगरी दिखाने वाली है। जी हाँ, सिल्वर स्क्रीन पर वो निभाने वाली है अमृता शेरगिल का किरदार। आपको बता दें कि अमृता शेरगिल एक जानी मानी पेंटर थी। इंडिया और फ्रांस में इन्होंने अपना ज्यादातर टाइम बिताया है और महज 29 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई थी। इस बायोपिक में अमृता की फैमिली, लव, फ्रेंड और टीचर हर पहलू को छुआ जाएगा। अमृता की पेंटिंग्स दुनिया भर में मशहूर है। सोनम खुद भी इस रोल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और उन्हें उम्मीद है कि सिल्वर स्क्रीन पर अमृता शेरगिल के रोल में उन्हें काफी पसंद किया जाएगा। शिल्पा रोंगे, लेमन न्यूज, मुंबई। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दूसरे दिन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पोरबंदर का दौरा किया। वहां उन्होंने समुद्र तट पर होने वाली व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उसके बाद वो सीमावर्ती इलाके कच्छ में गए। वहां जाकर बीएसएफ के अधिकारियों से बातचीत की। वहीं जब जम्मू कश्मीर में आई आपदा के बारे में राजनाथ सिंह से पूछा तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। कश्मीर के इतिहास में विगत 60 वर्षों में ऐसी प्राकृतिक आपदा कभी नहीं आई थी जैसी आई है। लेकिन कश्मीर के साथ इस समय सारा देश पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आप सबको जानकारी होगी कि बाढ़ की सूचना प्राप्त होने के साथ ही सबसे पहले मैंने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी हमारे साथ थे, स्थिति का जायजा लिया था और उसके बाद प्रधानमंत्री जी को जब मैंने अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं भी उस क्षेत्र में जाऊंगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, लोगों की बातें सुनी और वहां के लिए 1000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पैकेज की उन्होंने घोषणा की है। वैसे हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा बराबर सिचुएशन को रिव्यू किया जा रहा है। हमारे गृह मंत्रालय के अफसर्स की टीम वहीं पर इस समय बैठी हुई है और सारी स्थिति का जायजा ही नहीं ले रही है, बल्कि जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है, कैसे बाढ़ से पीड़ित लोगों को मैक्सिमम रिलीफ दी जा सकती है, यह सब लगा वहाँ पर इन सब सारी बातों को लेकर चिंतित हैं, मुझसे चर्चा करते रहते हैं। बल्कि उन्होंने कल स्वयं भी गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की है। वैसे अब तक माओविज्म की समस्या, जिसे नक्सलवाद कहते हैं बोलचाल की भाषा में, इससे निपटने के लिए जिस प्रकार एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अथवा कम्प्रिहेंसिव एक एक्शन प्लान होना चाहिए वो नहीं था, अथवा था तो उसे और अधिक ठीक करने की आवश्यकता थी। तो हम लोगों ने एक दिन बैठकर सारे अधिकारियों के साथ लंबी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है और उसके बाद इस कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और एक कम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान तैयार करने के लिए एक समय सीमा हमने निर्धारित की है और वो हमारी पॉलिसी और एक्शन प्लान पूरी तरह से तैयार हो गया है और संभवतः फ्राइडे को, कल ही दोपहर के बाद उन सारे अफसर्स के साथ हम बैठने वाले हैं जिन्होंने इस पॉलिसी और प्लान को तैयार किया है। भी बहुत ही सेंसिटिव क्षेत्र है। यहाँ हमारे जवानों के समक्ष क्या कठिनाइयाँ हैं अथवा बॉर्डर मैनेजमेंट की दृष्टि से क्या कमियां हैं, इन सब सारी चीज़ों की समीक्षा करने के लिए आया था। और कल जो हमारी रात्रि में बैठक थी उसमें सेना के भी, वायुसेना के भी, नेवी फोर्स के भी और साथ ही साथ हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी अधिकारी मौजूद थे और कल बहुत लंबी बैठक चली। उसमें डिटेल यहाँ से सीमा सुरक्षा से संबंधित समस्याओं के संबंध में चर्चा हुई है। सब मिला जुलाकर मैं कह सकता हूं कि इस बार का दौरा जो यहाँ रहा है वो बहुत ही फ्रूटफुल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।